अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने जो है वो ये क्वेश्चन किया था कि मैं माइक्रोसॉफ़्ट की जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है उसके बारे में जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों से। ये आपके सामने माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन है जो कि रिसेंटली अभी मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स जो है ना वो आपसे शेयर करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बेसिकली होता क्या है, इसका कंटेंट क्या होता है, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम देने का क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले मैं आपके साथ इस एग्ज़ाम का कंटेंट शेयर करता हूँ। ये माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस का जो है वो ऑफिशियल एग्ज़ाम के बारे में जो डिटेल है इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम का जो कोड है वो 77727 है, जो कि एक्सेल 2016 का एग्ज़ाम है और ये बेसिकली कोड, डाटा एनालिटिक्स, मैनिपुलेशन एंड प्रेजेंटेशन के बारे में है। इसकी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो $100 की होती है। अगर आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे $100 USD। यहाँ अब हम डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स में बेसिकली होता क्या है। इस कोर्स के सर्टिफिकेशन के बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है क्रिएट एंड मैनेज वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम का 30 से 35% पोर्शन होता है। सेकंड आपका जो पार्ट होता है वो मैनेज डाटा सेल्स एंड रेंज होता है, जो कि 15 से 20% का पार्ट होता है। फिर आपके पास क्रिएट टेबल के बारे में कुछ जो है वो क्वेश्चंस होते हैं 15 से 20% के। Then you have perform operation with formula and function 10 to 15%, and finally you have create charts and object which is 15 to 20%. इस लेवल पे ये एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा, अगर आप जो एक्सेल के रेगुलर यूज़र्स हैं वो अगर थोड़ा सा इसमें तवज्जो दें तो थोड़ी सी मेहनत के साथ आप एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में आएँ तो फिर सब क्लासिफिकेशंस होती हैं। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट है क्रिएट एंड मैनेज वर्कबुक एंड वर्कशीट, तो फिर उसके फर्दर आप देख सकते हैं कि 5 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है क्रिएट वर्कबुक, जिसमें वो आपसे वर्कबुक कैसे बनाते हैं। वर्कबुक को अगर आपने किसी और जगह पे, आपकी सेम सिस्टम में किसी और जगह पे वर्कबुक पड़ी है तो आप उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। वर्कबुक के अंदर आप नेविगेट कैसे करते हैं, आप अपनी वर्कबुक की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो ये बड़ा डिटेल ओरिएंटेड जो है वो ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें एग्जैक्टली आपको बता दिया गया है कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन का सिंपल तरीका ये है कि आप एक दफ़ा इस डॉक्यूमेंट को जो है वो डाउनलोड करें और इसको बहुत डिटेल से 3 से 4 दफ़ा इसको गो थ्रू करें, और फिर आप ये देखें कि जो हर सब फंक्शन है, लाइक अगर मैं इस एग्जांपल में आऊँ जो कि सबसे पहले क्रिएट एंड मैनेज वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में, तो आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप देखें ये पहला पार्ट है क्रिएट वर्कबुक। अब इसमें इसने यहाँ पे डिटेल बताई हुई है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि वर्कबुक को क्रिएट कैसे करते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम डेलिमिटेड या टेक्स्ट फाइल से कैसे आप जो है वो डाटा इंपोर्ट करते हैं। देन उसने पूछा हुआ है कि आप कॉपी और मूव कैसे करते हैं वर्कबुक को। इसी तरह से आप नीचे आ जाएं तो आप डाटा को कैसे सर्च करेंगे, आप नेविगेट कैसे करेंगे, आप जो है वो आप डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, कॉलम या रोज़ को कैसे किस फंक्शन से जाके आप उनकी फॉर्मेटिंग करेंगे, उनकी हाइट एडजस्ट करेंगे, सेल्स वगैरह की। उसके अलावा जो है वो आपके पास बैक व्यू फंक्शन होता है एक, जो कि जब आप फाइल पे क्लिक करते हो एक्सेल की, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अपनी एक्सेल की फ़ाइल ओपन करूँ, तो यहाँ पे जो है वो मैं फ़ाइल पे जाऊँगा तो ये बेसिकली बैक व्यू ऑप्शन है मेरा। इसके बारे में जो है वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशली जब आप यहाँ पे इन्फो में आते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ का आपके पास ऑप्शन है। इस प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन होते हैं कि आप कैसे टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप कैसे कैटेगरी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो अगर आप चेक्स फॉर इश्यूज़ में आएँ तो आप कैसे एक्सेसिबिलिटी और कंपैटिबिलिटीज़ के इश्यूज़ जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है ना वो क्वेश्चंस वो आपसे टेस्ट करता है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो वो पूछ रहा है कि आप कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं। फिर इसी तरह से आप जो है वो डाटा को रिप्लेस, कट, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, आप अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल की डिज़ाइन कैसे चेंज करते हैं। तो
इस तरह से आपके पास हर जो एरिया है उससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जो लास्ट में ये चार्ट वाला जो आपके पास ये एरिया है, क्रिएट चार्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आपको वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने चार्ट बनाया तो आप उसको उसके लेजेंड्स कैसे जो है ना वो अपडेट करेंगे, आप वो डाटा स्विच कैसे करेंगे, आपने हाइपरलिंक कैसे लगाने हैं, आपने सेम शीट में जो है वो मतलब अगर एक सेम वर्क बुक के अंदर डिफरेंट वर्क टैब में आपने मूव करना हो तो आप कैसे मूव होंगे। एक्सेल के बेसिक फंक्शन जो बहुत बेसिक्स हैं, लेफ़्ट राइट मिड, कॉन्कैटिनेट का फंक्शन, प्रॉपर का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, ये आप कैसे जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको एक दफ़ा ये डिटेल में जो है वो स्टडी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और इसमें फिर आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है, आपको समझ नहीं आया, तो आप डेफिनेटली मुझसे शेयर करें। हम जो है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि कैसे जो है उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और अगर आपको कोई उसमें कन्फ्यूजन है तो हम उसको रिज़ॉल्व कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं ये शीट ओपन करूँ एक्सेल की, तो अगर मैं आपको इस डिफरेंट, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए जो है ना वो एक दो एरियाज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे वो इन एरिया से रिलेटेड आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक अगर मैं इसमें क्रिएट टेबल पे आ जाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कि कोई भी रैंडम डाटा क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने एक रैंडम डाटा जो है वो क्रिएट कर दिया है, और अब मैं इसके ऊपर जो है वो टेबल अप्लाई करता हूँ। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से आपको टेबल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले है क्रिएट एन एक्सेल टेबल फ्रॉम अ सेल रेंज। तो ये मैंने एक्सेल का टेबल अभी क्रिएट आपके सामने किया। मैंने सिर्फ क्या किया कि इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये मेरे पास एक डाटा था, तो मैं सिंबल क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, टेबल करूँगा, और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास हेडर मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चेक मार्क नहीं किया, और उसके बगैर ही मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली इसके हेडर्स जो है वो बना देगा। तो ये पहला जो ये ऑप्शन था वो मैंने कर लिया क्रिएट टेबल का। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि कन्वर्ट अ टेबल टू अ सेल रेंज। अगर मुझे एक टेबल को सेल रेंज में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको टेबल वाला ऑप्शन उसे हटाना है, तो कैसे करूँगा, मैं डिज़ाइन में जाऊँगा, कन्वर्ट टू रेंज में जाऊँगा और इसको येस कर दूँगा। तो अब ये जो है वो सेल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मुझसे वो क्या पूछ सकता है, ऐड और रिमूव टेबल रोज़ एंड कॉलम्स। तो आपने टेबल रोज़ और कॉलम को कैसे डिलीट करना है, आप डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखें, ये आ रहा है कि आपने ये वाले जो ऑप्शन आपके पास टेबल स्टाइल ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने अगर फ़िल्टर बटन हटाना हो तो क्या करेंगे, जो मैंने फ़िल्टर यूज़ किया होगा। अगर फर्स्ट कॉलम को आपने जो है वो चेक करना है या इसको अनचेक करना है, लास्ट कॉलम को आपने जो है ना वो हाईलाइट करना है या अनहाईलाइट करना है। ब्रांडेड कॉलम और बैंडेड कॉलम और बैंडेड रोज़ के बारे में जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि बैंडेड रोज़ बेसिकली होती हैं कि आपने अगर ये इस वक्त बैंडेड रोज़ जो है वो सिलेक्टेड है। बैंडेड रोज़ का मतलब है कि एक लाइन, एक रो छोड़ के एक रो जो आपकी हाईलाइट होती है तो उसको बैंडेड रो कहते हैं। इसी तरह से इस वक्त बैंडेड कॉलम नहीं है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरी रो का कलर जो है वो ब्लू है। इसका मतलब है ये जो जितने भी कॉलम है इन सब का कलर भी ब्लू है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये बैंडेड रो तो है, बैंडेड कॉलम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैंडेड कॉलम को सिलेक्ट कर दूँगा तो अब आप देखेंगे कि हर कॉलम का अल्टरनेट कॉलम का कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में वो मुझसे पूछता है कि लाइक मैं अगर इसको यहाँ डिज़ाइन में जाकर डिफरेंट स्टाइल पे देखूँ तो हर स्टाइल का एक नाम है, जबकि ये वाला नाम है वो है वाइट टेबल स्टाइल लाइट 18। तो आपको वो कोई ना कोई स्टाइल का नाम बता देगा और बोलेगा कि आप ये वाला स्टाइल जो है वो इस टेबल के ऊपर अप्लाई करें। इसी तरह से
और इसमें वो क्या पूछ सकता है, इंसर्ट टोटल रो टोटल कॉलम, यहाँ से आप जाएंगे तो ये टोटल रोज़ आपके पास आ रहा है। ये वाला ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको आपकी रो का टोटल करके बता देगा। इसी तरह से और आपसे वो पूछ सकता है कि रिमूव डुप्लिकेट्स का, कि आप यहाँ से जाएंगे रिमूव डुप्लिकेट्स करेंगे और जिस कॉलम में भी आपने या रो में आपने डुप्लिकेट्स रिमूव करने हैं आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो एरिया है एक्सेल का, जो 5 एरियाज़ हैं उनके सब एरियाज़ में डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको डिफरेंट सिनेरियो दे देगा। अच्छा, आप क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि जो एग्ज़ाम आता है उसमें 1000 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होता है और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 700 होते हैं। तो आपने ऑलमोस्ट समझ लें कि 70% मार्क्स जो है ना वो लेने होते हैं पास करने के लिए। अब एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट होता है कि इस एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट्स आते हैं। लाइक सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे उस एरिया से रिलेटेड। जो एरिया वो आपसे, जो कंटेंट में उसने आपको एरिया बताया उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट 2 आएगा, उसमें भी 5 से 6 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से हर प्रोजेक्ट वो आपसे पूछता जाएगा। आप उस प्रोजेक्ट में जितने भी 4 या 5 6 क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर जब कंप्लीट करेंगे तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से 7 प्रोजेक्ट जो है ना वो आपके सामने आएंगे जिनके क्वेश्चंस का आंसर आपने देना होगा। और अगर आपने 70% जो है वो स्कोर कर लिया तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप प्रैक्टिस करें इसको, आप उसके कंटेंट को रीड आउट करें और फिर कोशिश करें कि कंटेंट में जो भी ऑप्शन उसने दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइक यहाँ पे अगर उसने पूछा हुआ है फॉर्मेट सेल के बारे में कि मर्ज सेल कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल मर्ज कहाँ से होते हैं। मतलब मैं यहाँ से जाऊँगा और मैंने अगर मर्ज करना है तो मैं ये इस वक्त मेरे पास ये वाला ऑप्शन विजिबल नहीं है। लाइक मैं अगर इसको यहाँ, ये देखें अब मेरे पास मर्ज, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं ना किसी भी चीज़ को। अगर हमने किसी 2 या 3 रोज़ को मर्ज करना हो तो मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। लेकिन ये कम लोगों को पता है कि अगर आप इसमें साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसमें आपके पास 4 से 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मर्ज अक्रॉस मुझे करना है, मुझे मर्ज एंड सेंटर नहीं करना। अब वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि आपने मर्ज अक्रॉस करना है। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सपोज़ करें मेरे पास अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद है पाकिस्तान का, तो अगर मैं इसको पाकिस्तान का अगर मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है और अगर मैं इसको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, तो जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो मर्ज होके पाकिस्तान सेंटर में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो सेल है इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई है। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो ये पूछेगा कि आप इसको मर्ज करो लेकिन अलाइनमेंट चेंज ना हो। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाके इसको मर्ज एंड अक्रॉस कर दूँगा। और आपने देखा जैसे ही मैंने मर्ज अक्रॉस किया तो पाकिस्तान वहीं पे रह गया है और इस पर तबा जो है वो मर्ज भी हो चुका है ये सेल। तो इस तरह के वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको ये खुद जज करना होगा कि वो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस सिनेरियो में मेरे पास कौन सा बेहतर ऑप्शन है एक्सेल का जो मैं यूज़ करके उसके क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकता हूँ। तो इसी तरह आप जो है वो जो उसने यहाँ पे आपको कोर्स आउटलाइन दी हुई है, आप वो तमाम फंक्शन जो है वो बारी बारी यूज़ करें। और उसके बाद जो है वो अगर किसी भी फंक्शन को यूज़ करने में आपको कोई मुश्किल होती है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें और हम फिर देखेंगे कि उसका क्या सलूशन हो सकता है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका भी आंसर कर दूँ। थैंक यू।